हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस नेशनल स्पोक्सपर्सन एंड कांग्रेस लीडर। डॉक्टर सिंघवी, वी आर टॉकिंग टू यू एट अ टाइम जहां पे काफी माहौल है, चुनाव का भी माहौल है, एंड ऑल्सो ये पीएम की सुरक्षा के लेके भी काफी कंफ्यूजन हो रही है। तो आपसे थोड़ी इन बातों पे चर्चा करनी थी। आपके पहले क्या इन पे थॉट्स हैं? देखिए, जहां तक चुनाव का सवाल है, एक तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है और एक प्रांतीय है, प्रादेशिक है। अगर आप प्रादेशिक देखें तो बड़ी रोचक बात यह है कि इन 5 में से जो 2 प्रदेश हैं, मणिपुर और गोवा, वास्तव में तो वो कांग्रेस के जीते हुए प्रदेश हैं, जहां पर बड़े स्पष्ट रूप से बड़ा स्पष्ट आंकड़ा था सबसे ज्यादा कांग्रेस को दोनों प्रदेशों में। और एक जगह तो मणिपुर में और गोवा में भी, जहां अल्पमत में थी बीजेपी और मणिपुर में तो एकदम ही अल्पमत में थी, तो उन्होंने उल्टा जो लोग हारे थे उनके साथ मिलकर दोनों जगह सरकार बनाई है। तो ये दोनों प्रदेश के बारे में याद रखना जरूरी है। यानी बेसिक जनादेश, मूल तरह से जो हवा है, जो रुझान है, जो मन है, वो पिछली बार भी ये था और इस बार ज्यादा होगा, क्योंकि गलत, गैर कानूनी, चालाकी से बनाई हुई सरकार है इन दोनों जगह। ये तो हुई 2 प्रदेशों की बात। अब आते हैं अपन पंजाब में। पंजाब में मैं समझता हूं कि जो कुछ भी झगड़ा है, जो कुछ भी प्रतिद्वंद है, वो सिर्फ हमारे और एपी के बीच में है। आप करीब करीब बाकी दोनों पार्टियां और जो उनसे जुड़ी हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि एपी ने कुछ बढ़ोतरी की है, लेकिन आज सब लोग कहते हैं कि यद्यपि हम अगर केजरीवाल जी को मान भी लें तो उनका कोई सरोकार नहीं है पंजाब से। वो क्या करेंगे पंजाब में? वो एक नॉन रेजिडेंट मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते। तो इसलिए इस प्रतिद्वंद में, जिसमें सिर्फ कांग्रेस है और उसमें बहुत कम दर्जे तक उसके बाद उसके सामने एपी है, वहां भी एपी कमजोर पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि आजकल हर प्रकार से अलग अलग तरीके हो रहे हैं दलितों को दिखाने के लिए। अपने बादल जी ने कर लिया है मायावती जी से, जो अपने खुद के प्रदेश में लड़ नहीं रही हैं करीब करीब, और दूसरे प्रदेश में उनको समर्थन दे रही है दलितों के नाम पे। तो ये मैं समझता हूं धूल झोंकने वाली बात है। चन्नी साहब में हमने एक ऐसा व्यक्ति रखा है जो मुख्यमंत्री है, अभी पदासीन है, और इसलिए जो हमने दलित प्रोजेक्शन किया है वो समझता हूं मैं कि सब पार्टीज के लिए बहुत तकलीफ का एक विषय बन गया है। नंबर 4 रहा अपना ये उत्तर प्रदेश को छोड़ के चौथा प्रदेश ये हुआ ना अपना मणिपुर, उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैं समझता हूं कि जो साइक्लिकल चीज है वो निश्चित रूप से, एक तो साइक्लिकल जो पूर्व इतिहास है उस प्रदेश का, उसको अलग भी रख दें आप, तो जिस घबराहट में, जिस बौखलाहट में, जिस प्रकार से 4 बार 3 बार मुख्यमंत्री आपने 1 वर्ष में बदला है, वो साफ जाहिर है कि हारेगी नहीं बीजेपी, लेकिन काफी बड़े मत से हारेगी। तो एक प्रकार से ये 4 प्रदेशों में जो एक पिक्चर पेंट हो रही है कई बार मीडिया में, वो सही चित्रण नहीं है। अब रही बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं कि हमको मूल एक बात करनी है, और वो है वोट के विभाजन को रोकना। उसमें हमारी कुछ असफलता रही है, क्योंकि हमको एकजुट होके सबको साथ में किसी तरह करना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी सही है कि किसी पार्टी का अपमान नहीं हो सकता, उसमें किसी पार्टी को आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो कांग्रेस को जब तक आप सही रूप से नहीं देंगे आंकड़े, तो क्या करेगी कांग्रेस? तो मैं समझता हूं इसमें अभी भी समय है, अभी भी माननीय सपा के लोगों को इसमें सोच करनी चाहिए, और वोट विभाजन से ही बीजेपी जीतती है, नहीं तो बीजेपी की हार निश्चित है उत्तर प्रदेश में भी। आपने एक अच्छी बात रखी डॉक्टर सिंघवी के ऑपोजिशन का विभाजन, जहां पर भी अगर इकट्ठे लड़े तो ज्यादा टक्कर दे सकते हैं बीजेपी में, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अभी गोवा में भी टीएमसी ने कहा है कि हमको इकट्ठे लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस ही एक अटकन कर रही है कि हम नहीं इकट्ठे लड़ेंगे। कांग्रेस नहीं कर रही है, ये गलत बात है। अब आप गोवा लीजिए, आप जाके मेरी पार्टी के हर आदमी को सीधा जाके मिलके, मैं आपसे मिलके आपको प्रलोभन दूं और कहूं कि इस पार्टी को छोड़ दो, और उसके बाद चुनाव के कुछ दिन पहले, ये सब महीने भर पहले हुआ है, कहूं कि साहब अब हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं अपन, तो कैसा लगेगा? उसमें सच्चाई होनी चाहिए ना, आपकी नीति, आपके उद्देश्य में सत्य होना चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश में तो हम तैयार थे
लेकिन एक आदरपूर्वक ऐसे आंकड़े होने चाहिए जिसमें कि एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी कई जगह एक अस्मिता है, एक समर्थन है, उसको सही रूप से, हम नहीं कह रहे कि हमको आप बहुमत के सीट दीजिए। तो इसलिए इसमें तो दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों हाथ, दोनों साइड को सही रूप से आगे बढ़ाना पड़ता है, और उसमें एक संदेह और एक अविश्वास की पुट बहुत कम होनी पड़ती है, तभी आगे होगा ये। चलो हम स्टेट बाय स्टेट लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करिए, अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा सीट्स मांगती है। पिछले चुनाव में भी आपने 105 सीट्स मांगी थी, जो बिल्कुल ही समझो कि वेस्ट हो गई। बिहार में भी तेजस्वी का यही कंप्लेंट था इन दी एंड कि कांग्रेस वो कन्वर्ट नहीं कर पाती है, तो आप इतनी ज्यादा सीट्स क्यों मांगते हैं? ज्यादा सीट, देखिए अभी तक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने ज्यादा और कम सीट की कमावेश बात ही नहीं हो रही है। अभी ज्यादा और कम के स्टेज पे क्या पहुंचे हम? वो तो कुछ प्रतिद्वंद रहता है, लेकिन अगर आप कहोगे भाई हम आपको 10 सीट देंगे, आपको 15 सीट देंगे, तो बात शुरू कहां होगी? मैं मानता हूं आपसे कि आप देखिए, इसमें तरीका एक्चुअली सही तरीका होता है कि आप क्षेत्र वाइज देखते हैं और सीट वाइज देखते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर बैठ के इसमें इस मन से शुरू किया जाए कि अगर जरूरत होगी तो हम जहां पर 20 दे रहे हैं वहां 30 देंगे, जहां 30 की मांगे 40 देंगे, 40 दे रहे हैं 50 देंगे। मैं आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं जानता कितने आंकड़े की बात, लेकिन वो अगर खुलापन हो और सीट वाइज बैठ जाए, बाद में ना हो तो ना हो, एक बार सीट वाइज तो बैठिए साथ में। लेकिन शुरू में अगर आप कहोगे अब 10 सीट देंगे प्रिया को या 20 सीट देंगे, तो फिर बात कैसे बनेगी? तो आपने पहले से सीमा एक निश्चित कर ली और वो सीमा एक कोटा बना दिया आपने, सीट वाइज नहीं देखा आपने। इसके पीछे एक बड़ी बात यह है कि एक और लड़ाई लड़ी जा रही है कि विपक्ष का नेता कौन होगा। इसीलिए टीएमसी भी आ गई है, आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तो विपक्ष में विभाजन हो गया है। एक तरफ कांग्रेस के साथ अभी शिवसेना आपकी बिल्कुल स्टॉन्च एलाय बन गई है, दूसरी तरफ है ममता बनर्जी, तीसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल। तो इस तरह से कैसे होगा बीजेपी के साथ सामना? पहली बात तो जहां तक प्रदेश का सवाल है, अभी अब आप और हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय चुनाव की, नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रादेशिक चुनावों की। तो पहली बात तो ये मिथ्या प्रचार है जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इसमें तो कोई मुद्दा ही अराइज नहीं करता है। प्रादेशिक स्तर पे क्यों आपको अपना व्यर्थ समय जाया करना है इस बात को बात करके अभी कि कौन हमारा लीडर होगा? इसकी आवश्यकता क्या है? आप भी समझती हैं कि इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अगर हमको, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, अगर उत्तर प्रदेश में आप मेरे साथ बैठ के बात करें कि एक्स सीट्स की बात करें, सीट वाइज बात करें, तो कोई ये सजेस्ट नहीं कर रहा है कि वहां पर एक प्राथमिक फोर्स अभी एसपी है, सपा है। तो हमने तो ये नहीं कहा कि भाई सपा को हटा दो, हमको बना दो। आप मणिपुर में कहें तो हम जरूर कहेंगे, मणिपुर में ओबीसी सिंह को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, वहां पर आपने उल्टा 10 इंडिपेंडेंट्स को लेके ये कर दिया कारनामा। गोवा में दोनों साइड के पास लोग हैं, हमारे पास बहुत दिग्गज लोग हैं। अभी आपने खुद ने उनको सर्वश्री एक सम्मान दिया है रानी जी को। तो ये सब चीजें तो बैठ के बात होती है। पहले से बोलना कि भाई मैं बनूंगा, कहीं बोला ही नहीं कांग्रेस ने। कांग्रेस ने तो कभी रिमोटली प्रादेशिक चुनाव में ये सजेस्ट नहीं किया है, ये सुझाव नहीं दिया है कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, अगर पंजाब, तो ये प्रादेशिक रूप से आप देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर चारों तरफ जाहिर है। मणिपुर में एक मॉडल होगा, उत्तर प्रदेश में हम नहीं कह सकते, पंजाब में वो नहीं कह सकते, पंजाब में तो ये बात तो बड़ी जाहिर है। गोवा में थोड़ा मारामारी हो सकती है बातचीत में। तो फिर क्यों नहीं हो रहा ये? क्यों? व्हाई इज द टॉक्स ब्रोकन डाउन? ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस मामले में मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में है। मैं बाकी प्रदेशों में इतना, देखिए आदर्श होता कि होता वहां भी, लेकिन बाकी प्रदेशों में मैं इतना उसको उलझन नहीं मानता। किसी तरह से चीजें हो जाएंगी। उत्तराखंड में और पंजाब में इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, मणिपुर में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय एनपीएफ एनएमएम से होता तो अच्छी बात होती। गोवा में तो कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से मेरा ये जो है बात, ये उत्तर प्रदेश के लिए है। और उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है। नहीं तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी के विरुद्ध बहुत भावना है, बहुत भावना है। उसके 3 कारण मुख्य हैं उत्तर प्रदेश में। एक है कीमतें, एक है बेरोजगारी, और तीसरा ये गलत है समझना कि कोविड की जो दुर्दशा हुई थी दूसरे वेव में, उसको लोग भूल गए हैं। ये आक्रोश और एंग्स जो है काफी है। इसको अब उनको चाहिए एक विकल्प जिसको समझते हैं कि जीतने वाला विकल्प हो। तो उसमें मैं समझता हूं कि कुछ हद तक मिलना जरूरी है, नहीं तो जो हो सकेगा होगा, और क्या है। तो कौन ये पहला कदम बढ़ाएगा? कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है, तो कांग्रेस को आगे थोड़ा दिखानी चाहिए।
ये बताइए आपकी जितनी सीट है उत्तर प्रदेश में, वहां बीच का मार्क 200 है, 250 है, 200 है, 200 कुछ है। हमने कहा कि 200 से ज्यादा हमको सीट दीजिए। हमने ये भी कहा कि 100 दीजिए। ये तो मिथ्या प्रचार हो रहा है। अब बात तो देखिए, अभी प्राथमिक रूप से उस प्रादेशिक पार्टी से होना पड़ेगा पहला कदम। और हमने तो, मैं बता सकता हूँ आशा, प्रियंका जी इस मामले में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा, आप उनको अगर 1 इंच कहते हैं तो वो 1.5 या 2 इंच आगे बढ़ती हैं। प्रियंका जी डिसाइड कर रही है या राहुल जी डिसाइड कर रहे हैं? दोनों में मैं उत्तर की बात कर रहा हूँ। मैं तो पूरी पार्टी के, इसमें एजेंसीज होती हैं, समितियां होती हैं, वो तो एक दूसरी स्टेज है। मैं एक प्राथमिक रूप की बात कर रहा हूँ। प्राथमिक रूप से हाथ बढ़ाने वाली बात में प्रियंका जी को कोई ईगो नहीं है इसमें। अब लेकिन अगर आप अनादर करेंगे पार्टी का, पार्टी के दिग्गजों का, उनको बोलेंगे जैसे कोई रोटी फेंक रहे हैं कुछ, तो बात नहीं बन सकती ना। तो आपको लगता है कि दूसरी तरह से जिस तरह का रिस्पेक्ट या आदर या अलायंस की जो वो है वो नहीं मिल रही है आपको? आप रिस्पेक्ट और आदर भी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना करें, मैं तो कहता हूं इतना करें, आप 2 लोग उस तरफ से 2 लोग इस तरफ से बिठा दें, सीट वाइज 400 सीट 403 सीट पे सीट वाइज, और एक अवलोकन करवा लें। कोटा फिक्स नहीं करिए, ना मैं कोटा आपके लिए करूंगा ना आप मेरे लिए करेंगी। उसके बाद देखते हैं फिर कहां बैठती है बात। अवलोकन में भी कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जो क्लियरली प्रिया की होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो क्लियरली सिंघवी की होती हैं, कुछ बीच की सीट होती है जिसपे थोड़ा जद्दोजहद चल सकता है, लेकिन वो स्टेज तो होनी चाहिए ना। हम कह सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी, बहुत हो गया है, बहुत विलंब अभी हो गया है। मैं नहीं समझता कि अब संभव है आसानी से। And we're going to keep this conversation going and come back, but after a short break. And I'm going to ask him whether the incidents in Punjab, whether that has an impact in Uttar Pradesh, where the BJP is a player. It's not a player in Punjab, but it could have some impact, sympathy factor for the Prime Minister after a short break. Welcome back. We're in conversation with Congress leader Dr. Abhishek Manu Singhvi. Dr. Singhvi, we were, as a political analyst, you're a columnist, you write a lot of columns also, not just as a congressman, but, the events that happened in Punjab, I'm not going into the blame game, what happened, but the fallout of it. Do you think would that have an impact in Uttar Pradesh, where the Prime Minister has made himself one of the key issues? Look, Priya, let me explain as pointedly as I can. It's an unfortunate event. According to me, it's an unfortunate controversy. Point 1. Point 2, I don't think you can forget that there are 3 principal stakeholders here, not 2. There is no doubt Punjab government, but there is the Home Ministry, which is the overall in charge, especially of the Prime Minister's movements. And the third is the PMO. PMO includes SPG, etc., all that. Now, I don't think any of the 3 can say that, look, I will lob the ball in your court and you will completely lob the ball back in my court. That should not be the approach. I have said in the beginning that if something has happened which should not have happened, and clearly 20 minutes wait on the flyover, nobody is suggesting is the acceptable thing. But to suggest that it is entirely Priya's fault or entirely Singhvi's fault or entirely the third party's fault is oversimplifying things. Therefore, the third point is it is being politicized hugely, humongously, unnecessarily. Too much of hyperventilating and too much of rhetoric has happened about it. What really should have happened now, there are versions and counter versions. Let's not get into those merits. How suddenly the Prime Minister changes program or not is a matter to be looked into. How much coordination was there between the PMO and the Home Ministry in the first place? How and why did the entourage not turn back and go back immediately instead of waiting 20 minutes on the podium, on the flyover? Or how the state government's DG, if he was informed, as he said, did not take the action. These are all party points which cut across to all the 3 stakeholders, not only to A and B and C. So where is the scope for politics? Now I think that the quietest to the politics, Supreme Court is looking into it. I just hope, again, the committee is not taken over by political considerations in any manner. And now, as far as a larger political question is concerned, I don't think attempt of anybody maybe to politicize, and I'm not taking names, attempt of anybody to maybe to make a high pitch, an excessively high pitch.
But I don't think people so close to an election, the people of Punjab, they don't eat grass. They are not so easy to be fooled that they will start voting or not voting based on such incidents. I personally believe no. But obviously, there are attempts. And that is what I deprecate, whichever quarter. Who cast the first political stone, or who started this whole politicization? Well, I think the answer is clear. Not even the worst enemies of the state government suggest that the state government started the politicization. Tell me who has suggested the state government started it. State government is only defending and responding. The politicization started, and I'm being very careful with my words and I'm being very restrained. I'm not blaming A or B at all. I see the law books behind you, so I know you're one person who doesn't. I'm not blaming, because this is something unacceptable to me. I have tweeted that it is not acceptable for a prime minister to be stranded on a flyover. But then, was the prime minister stranded because of you or me or a third party is something which is not a political issue. And I think the politicization has happened at a very, very high pitch, immediately in the middle of the standing on the flyover. And I don't have to tell you the names of the people who have then done it. Obviously, it is not the state government of Punjab which had anything to do with the politicization. There could be a fault in these police apparatus. There could be a lacuna in the DGP's office. I'm not saying no. But your question is limited to politicization. And that, I think, is very sad and very unnecessary and completely not relevant to the whole subject. And should the Congress have got into this blame game? Aren't you playing into the BJP script by keeping this issue alive? This will become the issue in UP rather than what you had mentioned earlier, price hike, COVID deaths, other issues. I don't agree that it will become. I've told you already that the people who are voters read through the lines. They understand the level of the pitch. They understand the whole thing. Now, in any case, there's largely a quietus on the basis of the Supreme Court thing. I have no doubt that attempts are made, but UP is something which is a far larger issue. In UP, there is a huge issue about human rights. जो बार-बार कहते हैं ईमानदार and दमदार. There are the flip side of it. There is a huge issue of price rise. There is a huge issue of COVID. There is a huge issue about the advertisement expenditure on channels and on print media would exceed the budget of some states. If the RTI were to furnish the figures for just 2 months of advertisements, it would exceed the budget of smaller states. Everybody plays this game, no? Even the Congress does it when it is in power. Nobody can play the game to this degree. This degree is perfected by one party alone in this country, and that is BJP. A, from their own funds, and B, by putting the chief minister on the face and the prime minister from government funds. Most of them are government funds. Chief Minister and Prime Minister. So is there a feeling that Yogi alone cannot win the election, which is why the Modi-Yogi hyphen comes? And we've seen the Prime Minister, more and more being involved in the UP election rather than any election. I don't grudge them the fact, if you have a government in the center and in UP, I don't grudge the fact that the Prime Minister and the Chief Minister campaign together. That's a valid political option. But what I do grudge very seriously is, one, the line between government and political party is being made increasingly thin in the UP elections. These are government servants, government functionaries, constitutional functionaries. They may also be campaigning for a party, but that line has to be kept distinct. One. Two, what I certainly grudge is that wherever the result goes the other way around, you don't hear of this raucous campaigning, which is prior to the result. At that time, everybody says, no, Priya is to blame, Singhvi is to blame. I never went there. I never did so-and-so. This has happened in many states. You are forgetting Karnataka. You are forgetting even Madhya Pradesh. There were no less of a carpet bombing there in Madhya Pradesh, for example, in the assembly. So therefore, this duplicitous behavior also has to be remembered. Otherwise, good luck, it's a democracy. But I think the playing field is not kept level by this huge misuse of government platforms, government expenditures, this race to inaugurate things which have been kept for just before the model code of conduct. And this is not happening in any other government earlier, even the previous governments. I'm sure there is a greater politicization from the 90s till today, but no government has gone to this extent. Yeah, maybe they learned from you and they've just taken it several notches higher. This is a game that was taught by the Congress. If I slap you,
you can't learn from there to do murder. Okay. So there's a proportionality in what you learn from me also. On that point. Okay, you said democracy. Now, I want to bring out some figures for you, which is the Congress in a democracy. The main thing is winnability. Now, Rahul Gandhi, ever since 2014, we have the figures. Out of 72 elections, he has lost 67. You know, you won only 5 states: Pondicherry, Madhya Pradesh for a while, Rajasthan, Punjab. So, see, that is not a very. How does one have faith in your leader? Yeah, there is not a very great calculation, I'll tell you. Because we are talking of the period when we are out of power, and we are very chagrined about it. We are very sad about it. Just take the same thing for 10 long years. Do you know the calculation of the number of assembly seats he won? Forget the parliamentary twice. Where he campaigned extensively. Do you know the number of seats? It exceeds 115, 150. We are living in the now, no, Dr. Singhvi. Mujhe smaran hai to is a political cycles. If that time we did not tom the number of seats which have done, because these are cycles. Now today, I mean, count the number of seats Mr. Modi lost in West Bengal. Count the number of seats. I'm talking states. No, I'm saying states also. A number of states they have lost in the Hindi heartland, 3 states, West Bengal, other states. We have won, no, I was talking of seats earlier. During those 10 years, between 4 and 14, we have won some 18 or some such figure of states. I don't remember the exact number. I remember the Chief Minister's conclaves. It was like a... So therefore, you know, these things happen in a cycle. I thought you were talking of seats, actually. I didn't realize you're talking of states. So therefore... How do you break out of this cycle is my question. And also the second thing is, any defeats that Prime Minister Modi has is been by allies, not so much by the Congress. मौसम बदलने में बहुत कम टाइम लगता है. मौसम बदलने में बहुत कम. You'll be surprised मौसम कितनी जल्दी बदलता है. I am totally decrying, denigrating, and refusing this aura of invincibility and infallibility, which is what the BJP has successfully done. No doubt, I concede that. But believe me, repeatedly we are shown how that is precisely what I said. It is a mere aura. It's not the truth. And one of the key things to that, Priya, to making it punctured like a mere aura, is to remember that at the best of times, at his peak, Mr. Modi has never got more than 38-39% votes. So if you are to get 90% of the balance 61 odd percent votes, if you consolidate even 80% of those 61% votes, Mr. Modi can't be done arithmetic. It is that he has taken advantage of divisions. There are egos. There are states which are in the guise of non-NDA, non-UPA, you know, issue-based support. That's the third category out there. These are things we have to address. These are things which will be addressed because there is a huge amount of anti-Modi, anti-BJP feeling out there. But yes, I do concede that we are still a little going slow on that front. We need to be much faster. I'm now talking more of the 24 elections, obviously. I'm not talking of this. But my point is, who will take this initiative? Mamata Banerjee is not acceptable to you all. Rahul Gandhi is not acceptable to them, except to one Sanjay Raut, who suddenly become more Congressy than all of you. Let me tell you 2 things. One, I think it's a sterile, futile debate as to whether the acceptability of Priya is there or Mai is there. That should be kept in the cold box, ice box. What should be the debate? The debate, which is being done, let me tell you, by all. It's being done by the Sonia Gandhis, the Mamtas, by the Pawars, by Rahul Gandhi in his own way, by Stalin. But it requires more synergy, consolidation, and focus. It is being done at individual levels. There are differences amongst these people, but they are united on the need to get together to prevent vote division and to prevent, therefore, Mr. Modi in any semblance of a victory in 2024. However, that final set of steps you will see from 22 onwards. Between 22 and 24, you will see a large number of those steps. I have no doubt that it will happen. I have no doubt that the BJP is most worried about that. I have no doubt that they lampoon and they make fun of these things because they are worried about it. But I do concede that maybe it could have happened in 21, but I have no doubt that from the second half of 22, and definitely it will happen at a much faster pace. That very positive note, Dr. Singhvi, thank you so much for taking this time out and talking to us. And we hope the first step may be the election of a Congress president too. That would be a step in the right direction.
That will happen. It has to happen in 22. Dates have been indicated. Thank you. I'm sure the answer is also indicated. Thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.